हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी PYQ पर। तो आज अपन लोग जानेंगे भारत का शैलिकीय अनुक्रम। चैप्टर नंबर 4 है सत्यव्रत सिंह सर की ये जो न्यू बुक है इंडियन ज्योग्राफी की, उसी को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे। तो भारत का जो शैलिकीय अनुक्रम है उसमें अपन लोग पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों को, और जो आपके आर्कियन क्रम है, कुड़प्पा क्रम की जो शैलें हैं, उन सभी के बारे में अपन लोग यहाँ पे जानेंगे। चैप्टर बड़ा है, अगर हो सके तो आपका 2 पार्ट में, नहीं तो इसको 1 पार्ट में ही करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है शैलिकी अस्मिकी क्या होती है, लिथोलॉजी होती क्या है। अस्मिकी या फिर शैलिकी दोनों शब्द एक ही हैं, इंग्लिश में इसको लिथोलॉजी कहा जाता है। तो किसी भी प्रदेश के निश्चित शैल तंत्र या फिर जो शैल समूह होता है, रॉक सिस्टम या फिर रॉक ग्रुप्स, इनकी शैलों के निर्माण तथा विशेषताओं के अध्ययन को शैलिकी या फिर अस्मिकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो एक जो पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इन सभी का आप लोग जब अध्ययन करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, शैलिकी या फिर अस्मिकी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो किसी प्रदेश या फिर किसी देश के निश्चित शैल समूह की चट्टानों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण, वर्णन, वर्गीकरण के अध्ययन को शैलिकी कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रदेश है और वहां पे जो चट्टान है उनका भौतिक अध्ययन, रासायनिक अध्ययन, उनका निर्माण कैसे हुआ, फिर उनका पूरा वर्णन आप लोगों को करना है, फिर वर्गीकरण करना है कहाँ कहाँ पे आप लोगों को ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। और ये जो आप लोग पूरा अध्ययन करते हो इसको कहा जाता है शैलिकी। चट्टान के भौतिक गुणों के अंतर्गत शैलों के रंग, गठन या फिर बनावट, कणों के आकार और संगठन, इन सबको यहाँ पे शामिल किया जाता है। जब आप लोग चट्टान को पढ़ते हो तो उसमें क्या क्या आप शामिल करते हो, तो इसमें आप लोग भौतिक गुणों में रंगों को रखते हो, उनकी बनावट कैसी है, टेक्सचर कैसा है, यानी कि कणों का आकार कैसा है, बड़ा है, छोटा है, गोल है, चपैट है, या फिर कई तरीके के आकार होते हैं, उनका संगठन किस तरीके से हुआ है, इन सबको आप लोग उसके भौतिक गुणों में रखते हो। ठीक है, अब देखें शैलिकीय अनुक्रम। लिथोलॉजिकल सक्सेशन, किसी प्रदेश या फिर देश या महाद्वीप या उसके किसी भाग के शैल समूह के कालानुक्रम, क्रोनोलॉजी या फिर ऐतिहासिक अनुक्रम, उनकी आयु के संदर्भ में प्राचीनतम से नवीनतम क्रम में निर्माण एवं विकास को शैलिकीय अनुक्रम कहते हैं। यानी कि अब इसमें आप लोग पढ़ोगे टाइम पीरियड को। यह तो भारत में जो सबसे प्राचीन जो शैल है, शैल समूह आप लोग पढ़ते हो, वो आप लोगों का आर्कियन शैल समूह है। ठीक है, और नवीनतम अगर देखा जाए तो वो आप लोगों का क्वाटरनरी शैल समूह हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे प्राचीन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, आर्कियन है, बीच में और भी कई सारे आएंगे, फिर आप लोगों का क्वाटरनरी है जो कि नवीनतम माना जाता है। तो चलो आगे बढ़े, भारत का शैलिकीय अनुक्रम पढ़ते हैं। तो इसमें अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आर्कियन शैल तंत्र जो कि पुराना शैल तंत्र है, द्रविडियन शैल तंत्र जो कि आर्यन और या फिर ये आर्यन शैल तंत्र। ठीक है, इसमें आप लोग इन 3 को पढ़ोगे। भारत का प्राचीन शैल तंत्र आर्कियन शैल तंत्र है, जिसकी विभिन्न शैलों का आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले निर्माण हुआ था, और इसके बाद क्रम से प्राचीनतम और नवीनतम का क्रम चलता रहा था। जैसे पुराना, फिर आपका द्रविडियन, फिर आर्यन शैल तंत्रों का यहाँ पे निर्माण हुआ था। आर्यन शैल तंत्र, इसके अंतर्गत आप लोग गोंडवाना, जुरैसिक, डेक्कन ट्रैप, टर्सरी तंत्र, और साथ में आप लोग पढ़ोगे इन सभी शैलों को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। और इनका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस जो कि 80 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था, टर्सरी कल्प तक आप इनको पढ़ते हो। फिर आएगा आप लोगों का डेक्कन ट्रैप, आर्यन शैल तंत्र। ठीक है, इसको आप लोग किसमें पढ़ोगे, डेक्कन ट्रैप को आर्यन शैल तंत्र में ही पढ़ोगे। तो ये किससे संबंधित है, आर्यन शैल तंत्र से संबंधित है, और इसका जो निर्माण हुआ था आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी का दरारी उद्गार हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे जो 10 लाख किलोमीटर, 1 मिलियन घन किलोमीटर यहाँ पे फ्लड बेसाल्ट के शीतल होना, यानी कि जो लावा बाहर निकला था उसका क्या हुआ, वो ठंडा हो गया, ठंडा होकर के ठोस हुआ, ठोस होने के कारण वो जम गया, और पश्चिम एवं मध्य भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये डेक्कन ट्रैप का यहाँ पे विस्तार हुआ था।
डेक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ था फ्लड बेसाल्ट की विभिन्न परतों के 2000 मीटर की जो मोटाई है वहां तक इसका जमाव हुआ था। ठीक है, तो जो मोटाई जो डेक्कन ट्रैप की आप लोगों को पूछी जाए तो कितनी हो सकती है, 2000 मीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है। आगे बढ़िए। अब भूगर्भिक जो भारतीय भूगर्भिक सर्वे है इसके अनुसार क्या है, जो शैलकीय अनुक्रम है, शैलकीय दृष्टि से भारत के शैल तंत्रों को प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में अगर अपन लोग पढ़ते हैं तो 4 वर्गों में इनको विभाजित किया है। कौन कौन से 4 वर्ग आप लोग पढ़ते हो, तो पहला आप लोगों का आर्कियन शैल तंत्र हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का पुराना शैल तंत्र हो जाएगा, तीसरा आप लोगों का द्रविडियन शैल तंत्र हो जाएगा और चौथा आप लोगों का आर्यन शैल तंत्र हो जाएगा। अब एक एक करके अपन लोग इन तंत्रों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आर्कियन शैल तंत्र है ये भारत का प्राचीनतम है, अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया, और इसका जो निर्माण हुआ था 4 से 1 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये बिलियन है। पश्चिम एवं मध्य भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। आग्नेय शैल इसमें है और डेक्कन ट्रैप जो है आर्यन शैल तंत्र का प्रमुख संघटक है। डेक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ था आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ था, लावा ठंडा हुआ था, उसके शीतल होने के कारण यहाँ पे जो डेक्कन ट्रैप है उसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़िए। तो यहाँ पे ये मैप निकाला है, इसको आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दिया गया ये टर्सरी का डेक्कन ट्रैप, ये यहाँ पे जो आपको मैप में दिखाया गया है, इसको देख करके आप लोग यहाँ पे मैप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए कुड़प्पा का है, ये आपका अनक्लासिफाइड हो जाएगा, अनक्लासिफाइड क्रिस्टलाइन कुड़प्पा का हो जाएगा यहाँ पे ये, और साथ में धारवाड़ का हो जाएगा। ये आपका डेक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र हो जाएगा जो अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको डेक्कन ट्रैप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पश्चिम एवं मध्य भारत का जो है भाग वो डेक्कन ट्रैप है, आग्नेय शैल का बना हुआ है। आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था और बेसाल्ट का यहाँ पे फ्लड हुआ था। आगे बढ़ेंगे तो आग्नेय शैल से निर्मित पश्चिमी एवं मध्य भारत के जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वो डेक्कन ट्रैप है, और कब हुआ था ये यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़िए। तो आपका एक और मैप दिया गया है, ये आपका भौमिकीय मानचित्र है, और इसमें आपको दिखाया गया है कि जो न्यूटन प्लीस्टोसीन काल में, टर्सरी काल में डेक्कन ट्रैप का गोंडवाना एवं विंध्यन है, प्री कैम्बियन है। तो आप लोग इन डॉटेड से इनको पहचान लीजिएगा। जैसे ये आपका डेक्कन ट्रैप वाला एरिया हो जाएगा, और ये जो है क्षेत्र आप लोगों का प्री कैम्बियन वाला एरिया हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा गोंडवाना वाला क्षेत्र और विंध्यन वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये आप लोगों का टर्सरी हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका टर्सरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आर्कियन शैल सिस्टम। तो जो आर्कियन शैल सिस्टम है इसकी चट्टान मुख्य रूप से भारत राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छोटा नागपुर पठार, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, परंतु ये गंगा मैदान में नहीं पाया जाता। कहाँ पे नहीं पाया जाता ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये गंगा मैदान में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो आर्कियन है भारत की प्राचीनतम शैल है, और जबकि जो गंगा है, गंगा कैसा है, गंगा कैसा है आपका नवीनतम जलोढ़ का जमाव है। ये आर्कियन चट्टान है भारत की प्राचीनतम शैल है, और इसका निर्माण जो हुआ है आज से 4.1 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। और आर्कियन जो चट्टान है इनका जो आधार है वो कैसा है, संकुल है। ठीक है, इनको कैसा कहा जाता है, संकुल या फिर बेसमेंट कॉम्प्लेक्स इनको कहा जाता है। आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आर्कियन का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को दिखाया गया है। आर्कियन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये देखिए आपका आर्कियन है, ये आर्कियन है, ये आर्कियन है। यहाँ पे आपका बहुत सारे जो तमिलनाडु वाला, राजस्थान वाला, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है आप लोगों का, और यहाँ पे आपका केरल वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये तमिलनाडु वाला हो जाएगा, और जो आपका आंध्र प्रदेश वाला, कई सारे राज्य हैं जो कि जहाँ पे आपकी आर्कियन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। आगे बढ़िए। अति रूपांतरित यहाँ पर रवेदान नीच चट्टानें आर्कियन वर्ग की प्रमुख संघटक शैल हैं, यानी कि यहाँ पर रूपांतरित बहुत इनका रूप परिवर्तन होता है। रूपांतरित रवेदार नीस एवं शिष्ट चट्टानें आर्कियन वर्ग की आधार शैल हैं। ठीक है, यहाँ पे नीस और शिष्ट जो चट्टानें हैं जो कि रूपांतरित चट्टानें होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। आर्कियन वर्ग की शैलों की जो निम्नलिखित विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इन चट्टानों का निर्माण अभी अपन लोगों ने देख लिया था, 4.1 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और जो आर्कियन शैल तंत्र है इनकी प्रमुख शैल संघटक अति रूपांतरित है। ठीक है, यानी कि इनका रूप परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। नीस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं।
आगे बढ़िए। आर्कियन चट्टानें हैं, इनका वितरण जो देखा जाए तो प्रायद्वीप भारत के लगभग 2/3 भाग पर है। आर्कियन चट्टानों का भारत राज्यों में अगर देखा जाए तो अभी अपन लोगों ने देखा कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान हो जाएगा, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे ये पाया जाता है। और आर्कियन सेल है यहाँ पे प्रायद्वीप भारत के जो रूपांतरित एवं रवेदार नीच चट्टानें पाई जाती हैं, शिष्ट पाई जाती हैं। बुंदेलखंड नीच और हिमालय आर्कियन ये यहाँ की क्या हो जाएंगी, प्रमुख चट्टानें हैं। और आगे बढ़िए तो आर्कियन सेल हैं, ये अत्यधिक रूपांतरित हैं, विकृत हैं, विरूपित हैं, भ्रंशित हैं और इनमें पातालीय मैग्मा का अंतर्वेदन हुआ है। ठीक है। आर्कियन नीच शिष्ट सेलों वाली आर्कियन वर्ग की चट्टानों का प्रायद्वीप भारत के 2/3 भाग पर व्यापक वितरण पाया जाता है। आगे बढ़े तो आगे आपका आ गया धारवाड़ सेल तंत्र। धारवाड़ जो कि अवसादी सेलों वाला धारवाड़ सेल तंत्र है और ये आर्कियन वर्ग के सेल तंत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक है। ठीक है। आर्कियन वर्ग की चट्टानों का लगभग आज से जो निर्माण हुआ था 4.1 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और धारवाड़ जो सेल तंत्र है वो आर्कियन वर्ग के निम्नलिखित 2 सेल तंत्रों का एक प्रमुख तंत्र है। अब कैसे पढ़ते हो तो यहाँ पे देखिए, एक तो आ गई आप लोगों की आर्कियन वर्ग। ठीक है। आर्कियन वर्ग में एक तो आप पढ़ते हो आर्कियन सिस्टम की नीच एवं शिष्ट चट्टानों को, दूसरा आप लोग पढ़ते हो धारवाड़ और अवसादी सेलों को। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे धारवाड़ सेल तंत्र को। तो ये क्या है, अवसादी सेल वाले धारवाड़ सेल सिस्टम का निर्माण आर्कियन सेलों के अपक्षय एवं अपर्दन से जनित अवसादों के जलीय भागों में निक्षेपण से हुआ है। यानी कि जो आर्कियन सेल थी इनका अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, फिर उनका निक्षेपण हुआ, उनके जो सेडिमेंट्स थे जलीय भागों में उनका निक्षेपण हुआ, जिसके कारण जो चट्टानें बनी वो आप लोगों की कौन सी चट्टानें बनी, धारवाड़ सेल की चट्टानें बनी। ठीक है। जो धारवाड़ सेल सिस्टम है यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अवसादी सेलें हैं और ठीक है, और ये भारत की प्राचीनतम अवसादी सेलें बोली जाती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो धारवाड़ सेल सिस्टम महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है तो यहाँ पे और पढ़ेंगे इनके बारे में। जो धारवाड़ सेल सिस्टम है इसमें जीवाश्म यानी फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा धारवाड़ में फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़िए। और धारवाड़ सेल तंत्र की अवसादी सेलें आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, अगर इसमें फोसिल्स नहीं पाए जा रहे तो यहाँ पे आप लोगों को धात्विक खनिज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से धात्विक खनिज आप लोग धारवाड़ सेल तंत्र से ले सकते हो तो वो आपका लोहा अयस्क हो जाएगा, मैग्नीज है, सोना है, तांबा है, कोबाल्ट है, निकिल है, टंगस्टन है। इतने सारे आप लोग खनिज कहाँ से ले सकते हो, धारवाड़ सेल सिस्टम से ले सकते हो। ठीक है। अब धारवाड़ सेल तंत्र जीवाश्म रहित होते हैं, यानी कि यहाँ पे नॉन फोसिल फेरस होते हैं, ये यहाँ पे फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। और धारवाड़ अवसादी सेलों का बड़े पैमाने पर रूपांतरण हुआ है, भ्रंशन हुआ है, फोल्टिंग एवं विरूपण हुआ है। धारवाड़ सेल सिस्टम सहित सभी आर्कियन चट्टानें जीवन या फिर जीवाश्म रहित हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। और इसके 2 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से 2 कारण हैं तो यहाँ पे देखिए, वैसे देखिए यहाँ पे कारण आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि ये जो चट्टानें बनी है किसके कारण बनी है, जो आपका ज्वालामुखी से उद्गार हुआ है। तो ज्वालामुखी से उद्गार एकदम तप्त होता है तो वहां पे कोई भी वनस्पति, जीव जंतु ये वहां पे नहीं पनप सकते हैं। जब वहां पे पनपेंगे नहीं तो इनमें फोसिल्स पाएंगे कैसे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, या तो धारवाड़ सेल सिस्टम सहित आर्कियन वर्ग की चट्टानों के निर्माण के समय किसी भी जीवन रूप या फिर प्रजाति का उद्भव ही न हुआ हो, या फिर यदि कोई जीवन रहा भी हो तो जो धारवाड़ चट्टान है इनका अति रूपांतरण हुआ है, भ्रंशन हुआ है, विरूपण हुआ है, जिसके कारण ये नष्ट हो गए होंगे। और एक कारण आप लोग इसमें ये भी जोड़ लीजिए क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ठीक है। आगे बढ़िए तो धारवाड़ अवसादी सेल जो है परतदार अवसादी सेल नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये लेयर्स नहीं पाई जाती इनमें। ठीक है, परतदार नहीं है ये। धारवाड़ सेल सिस्टम भारत की प्राचीनतम रूपांतरित अवसादी सेल सिस्टम है और धारवाड़ सेल सिस्टम जीवाश्म रहित सेल सिस्टम है। धारवाड़ सेल सिस्टम का कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, मैसूर जो कि अब मैसूर हुआ है, मेखला की अच्छी तरह से यहाँ पे विकास हुआ है। और धारवाड़ सेल सिस्टम की चट्टानें हिमालय के मध्य एवं उत्तरी क्षेत्रों में भी पाई जाती है।
धारवाड़ अवसादी चट्टानें परतदार अवसादी सेल नहीं है, क्योंकि इनमें परतें यानी कि स्ट्राटा लेयर्स नहीं पाई जाती हैं। और जो धारवाड़ सेल सिस्टम, यहाँ पे कोई भी फोसिल्स जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। भारत में एपार्कियन असंबद्धता, ठीक है, जो कि 1400 से लेकर के 600 मिलियन वर्ष पुरानी कुड़प्पा सिस्टम की अवसादी सेल हैं। उनके नीचे स्थित 4100 से लेकर के 1000 मिलियन वर्ष पुरानी आर्कियन सिस्टम की ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, डोलेराइट और डाइक, इन जैसी प्राचीनतम सेलों को ये अलग करती हैं। आगे बढ़ेंगे तो पुराना वर्ग की चट्टानें हैं, इनको पढ़ें तो पुराना वर्ग की चट्टान है, इनका जो निर्माण हुआ है आज से 1400 से लेकर के 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। और जो एपार्कियन असंबद्धता है, ये पुराना वर्ग को आर्कियन वर्ग को सेलों से अलग करती है। जो एपार्कियन असंबद्धता है वो किसको करती है? पुराना को आर्कियन से अलग करती है। पुराना वर्ग की अवसादी सेलों का निर्माण जो हुआ है धारवाड़ सेलों के अपक्षय एवं अपर्दन से। जो अवसाद हैं उनका उत्संबलन हुआ, अपसंबलन हुआ, यानी कि अपवार्पिंग, डाउन वार्पिंग इनमें हुआ, और इनसे निर्मित जो नूतन बेसिन है, नए बेसिन बने, उनका निक्षेपण हुआ और उससे आप लोगों की पुराना वर्ग की अवसादी सेलें बनी, ठीक है। जो डेक्कन ट्रैप है ये पुराना वर्ग का ही प्रमुख भाग नहीं है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। जो डेक्कन ट्रैप है पुराना वर्ग का भाग नहीं है। पुराना वर्गों की जो सेलें हैं उसमें अवसादी चट्टानें तथा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल ये सब पाए जाते हैं। और रूपांतरित अवसादी सेलों में आप लोग क्वार्टरजाइट, संगमरमर और स्लेट ये पाए जाते हैं। एपार्कियन असंबद्धता, ये पुराना वर्ग की चट्टानों को आर्कियन सेलों से अलग करती है। डेक्कन ट्रैप पुराना वर्ग से संबंधित नहीं है बल्कि आर्यन वर्ग के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका निर्माण आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। कब हुआ था? क्रिटेशियस काल में हुआ था। कुड़प्पा सिस्टम, कुड़प्पा सिस्टम को देखें तो जो कुड़प्पा सेल सिस्टम है आर्थिक खासकर खनिज पदार्थों की दृष्टि से ये अधिक महत्वपूर्ण है। इसका जो नामकरण हुआ है भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिला है, उसके कारण यहाँ पे कुड़प्पा सेल सिस्टम की चट्टानों का व्यापक वितरण के आधार पर इनका नाम पड़ा कुड़प्पा सिस्टम, ठीक है। और कुड़प्पा सेल सिस्टम का उसके नीचे स्थित धारवाड़ सिस्टम एपार्कियन असंबद्धता से अलग करता है, ठीक है। यहाँ पर धारवाड़ सिस्टम है जो कि किससे करता है? एपार्कियन असंबद्धता से। कुड़प्पा सेल सिस्टम जो है सिस्टम के कुड़प्पा प्रदेश में पापाघनी प्रमुख श्रेणी है। कौन सी श्रेणी यहाँ पर प्रमुख है? तो वो आपकी पापाघनी है। कुड़प्पा सेल सिस्टम जो कुड़प्पा प्रदेश है इसके अंतर्गत निम्न प्रमुख सेल श्रेणियां हैं, जिनमें आप लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी सेल श्रेणियां हो जाएंगी कुड़प्पा प्रदेश में। एक आप लोगों की पापाघनी श्रेणी हो जाएगी, दूसरी आप लोगों की चेयार श्रेणी, नल्लामाला श्रेणी और कृष्णा श्रेणी, ठीक है। कुड़प्पा श्रेणी और इनकी अवस्थिति देखें कौन सी कहाँ पे है। पाखल श्रेणी है, ये कुड़प्पा में ही आप लोग पढ़ते हो, और है कौन से क्षेत्र में? तो ये आपकी पड़ती है गोदावरी घाटी में। बिजवार श्रेणी ये आपकी पड़ती है मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा पन्ना जनपद में। राजपुर श्रेणी ये पड़ती है आप लोगों के ऊपरी महानदी घाटी में, और कालडगी श्रेणी ये पड़ती है आप लोगों के महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे पढ़े तो कुड़प्पा जो सेल सिस्टम है इसकी पाखल श्रेणी या फिर पखाल श्रेणी की चट्टानें नर्मदा घाटी में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि कहाँ पे पाई जाती हैं? गोदावरी घाटी में पाई जाती हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और जो पखाल श्रेणी है यहाँ की प्रमुख चट्टानें दी गई हैं। जो पखाल श्रेणी में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो वहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कॉन्ग्लोमरेट को, गिटी सैंडस्टोन को, क्वार्टजाइट को, चूना पत्थर को, सेल को और फिलाइट को, ठीक है। आगे बढ़िए। निसंदेह यानी कोई संदेह नहीं है कि कुड़प्पा सेल सिस्टम अवसादी सेलों या फिर बालू का पत्थर, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, सेल, रूपांतरित अवसादी सेलों से यथा यहाँ पे क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लेट इन सब से बना हुआ है, परंतु ये अपने चट्टानों के प्रकारों का आधार पर दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, वरन ये अपने खनिज संसाधनों यथा यहाँ पे लोह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, एस्बेस्टस, निकेल, कोबाल्ट, बेरीट, ये क्या है? बेरीट क्या होता है? एक प्रकार का बेरियम सल्फेट से बना एक खनिज है, इसके आधार पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़िए। कुड़प्पा सेल सिस्टम, तो जो कुड़प्पा सेल सिस्टम है इनकी चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है।
अतः जो कुड़प्पा चट्टानें होती हैं जीवाश्म रहित होती हैं, क्योंकि आज से लगभग 1400 से लेकर के 600 मिलियन वर्ष पूर्व कुड़प्पा सिस्टम की चट्टानों के निर्माण के समय किसी भी प्रकार के जीवों या फिर प्रजातियों का उद्भव नहीं हो पाया था। अब आगे पढ़ेंगे आप लोग विंध्यन शैल सिस्टम को। विंध्यन शैल सिस्टम दक्षिण पूर्व राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तथा बूंदी की पहाड़ियों से सवाई माधोपुर तक दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व में 400 किलोमीटर की लंबाई दूरी में फैली एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। GVF के नाम से आप लोग इसको जानते हो। विंध्यन सिस्टम को अरावली सिस्टम से अलग करती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि कौन किससे किसको अलग कर रहा है। तो जो आपकी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये किसको कर रही है? विंध्यन सिस्टम को अरावली सिस्टम से ये अलग करती है। विंध्यन शैल सिस्टम के उपलक्षक देखें अपन लोग, तो जो विंध्यन सिस्टम है किसी भी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं है और विंध्यन सिस्टम में लाल बलुआ पत्थर भवन निर्माण की सामग्री इसके लिए काफी ज्यादा विख्यात है। शैल की दृष्टि के आधार से, शैल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये विंध्यन सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निचला विंध्यन सिस्टम और ऊपरी विंध्यन सिस्टम। निचला जो विंध्यन सिस्टम है, ऊपरी विंध्यन सिस्टम को निचले विंध्यन सिस्टम के सबसे ऊपरी अनुक्रम जो टॉप मोस्ट सीक्वेंस है उसे रोहतासपुर चूना पत्थर की भौमिकी असंबद्धता से अलगाव हो जाता है। यानी कि जो ऊपरा वाला जो विंध्यन सिस्टम है वो निचले वाले से अलग होता है, तो वो आपका रोहतास चूना पत्थर का जो भौमिकी असंबद्धता है, यानी कि जो भौमिकी असंबद्धता है इसके द्वारा ये अलग होता है। यद्यपि मोटे तौर पर देखा जाए तो जो विंध्यन सिस्टम है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तथापि भौमिकी वैज्ञानिक जो जियोलॉजिस्ट होते हैं इन्होंने विंध्यन सिस्टम की चट्टानों में दबे सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म खोज निकाले हैं। विंध्यन सिस्टम का जो उत्तरी भारत है इसके 1,62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तार पाया जाता है और विंध्यन सिस्टम की चट्टानों की मोटाई या फिर जो गहराई होती है स्थानिक रूप से यहाँ पे विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे बढ़िए। तो जो विंध्यन सिस्टम है वहां पर पन्ना हीरा मेखला है। ठीक है, तो आपकी जो पन्ना की खारें हैं जहाँ पे आपको जैसे बोलते नहीं पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो जो पन्ना की खाने हैं वो कहाँ पे? विंध्यन सिस्टम में है। तो पन्ना के लिए कौन विख्यात है? वो आपका विंध्यन सिस्टम हो जाएगा। विंध्यन सिस्टम में परतें यानी कि स्ट्रेटा लेयर्स पाई जाती हैं। विंध्यन सिस्टम के प्रमुख शैली की अनुक्रम बालू का पत्थर, चूना पत्थर, शैल, क्वार्टजाइट की यहाँ पे प्रधानता देखने को मिलती है। यद्यपि जो विंध्यन सिस्टम है इसकी चट्टानों की गहराई या फिर मोटाई में क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यद्यपि सामान्य तौर पर इनकी मोटाई जो होती है 500 मीटर से अधिक होती है और जो विंध्यन सिस्टम है इसकी चट्टानें कैसी होती हैं? परतदार होती हैं, यानी कि स्ट्रेटिफाइड होती हैं और परंतु निचले जो विंध्यन सिस्टम की परतें हैं इनका क्षैतिज रूप से बलन के कारण विरूपित हो गया है, परंतु जो ऊपरी विंध्यन है इनकी चट्टानें क्षैतिज रूप में होती हैं। आगे बढ़िए। तो जो बेसाल्ट लावा है यहाँ पर छत्रक सेल कैप रॉक वाला जो मालवा पठार है विंध्यन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे जो मालवा का पठार है वो विंध्यन सिस्टम में नहीं आता है, बल्कि ये किसका हिस्सा हो जाएगा? डेक्कन ट्रैप का। रोहतास पठार, रीवा पठार, भांडेर पठार और छत्रक सेल ये किसका है? ऊपरी विंध्यन सिस्टम की क्वार्टजाइट सैंडस्टोन बालू का पत्थर है। आप पढ़ेंगे लोअर विंध्यन शैल सिस्टम को, तो यहाँ पे इनकी अवस्थिति देख लेते हैं कि कौन सी श्रेणी कहाँ पे है। सैमरी श्रेणी ये आपकी सोन घाटी में है, भीमा श्रेणी भीमा घाटी में है, कर्नूल श्रेणी आंध्र प्रदेश में, मालानरी श्रेणी जोधपुर में है। ठीक है, निचले विंध्यन सिस्टम की जो मालानरी श्रेणी है इनमें पढ़ेंगे तो निचले विंध्यन सिस्टम की मालानरी श्रेणी की चट्टानें जयपुर क्षेत्र में नहीं बल्कि राजस्थान के जोधपुर में है। मालानरी प्रदेश में ये पाई जाती हैं और इस श्रेणी की जो चट्टानें यहाँ पे पायरोप्लास्टिक पदार्थ है, रायोलाइट, सैंडस्टोन जो कि बालू का पत्थर के नाम से जानते हैं आप लोग, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट सेल ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। विंध्यन शैल सिस्टम का नामकरण जो हुआ है नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित विंध्यन पहाड़ियों के इनके अनावरण के आधार पर किया गया है। विंध्यन चट्टानों की मोटाई गहराई जो है 4100 मीटर से लेकर के 5000 मीटर या फिर उससे अधिक पाई जाती है। विंध्यन शैल सिस्टम पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से पूरब में बिहार तक 1,62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पाई जाती है। आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आपको विंध्यन शैलों का वितरण बताया गया है। तो ये आपका देखिए
ये मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान का हिस्सा हो जाएगा, कुछ आप लोगों का आंध्र प्रदेश का, कुछ यहाँ पे आप लोगों का ये जो आप कर्नाटक वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विंध्यन समूह की चट्टानें हो जाएंगी। और यहाँ पे आगे देखें तो जो निचले एवं ऊपरी विंध्यन सिस्टम है, ये अभी अपन लोगों ने देख लिया, भौमिकीय संबद्धता के द्वारा दो भागों में विभाजित हुई है। विंध्यन शैल सिस्टम लाल बालू का पत्थर भवन निर्माण की सामग्रियों के लिए विख्यात है। विंध्यन सिस्टम का नामकरण जो हुआ है नर्मदा सोन लिनामेंट के उत्तर में स्थित विंध्यन पहाड़ियों के इसकी चट्टानों का अनावरण के आधार पर किया गया है। और निचली विंध्यन सिस्टम तथा ऊपरी विंध्यन दो भागों में, निचली विंध्यन के ऊपरी रोहतास चूना पत्थर अनुक्रम ऊपरी विंध्यन के सबसे निचले सासाराम बालू का पत्थर और भौमिकीय असंबद्धता के द्वारा इसका विभाजन किया गया। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे भौमिकीय असंबद्धता के द्वारा दोनों का विभाजन हुआ है। और जो नामकरण नर्मदा सोन लिनामेंट में जो स्थित है पहाड़ियां विंध्यन की, तो उनके नाम पर इनका नाम हुआ है। सैमरी सेल श्रेणी, ये ऊपरी विंध्यन सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि निचले विंध्यन सिस्टम का हिस्सा है। और प्रमुख श्रेणी यहाँ की जो है सोन घाटी प्रदेश में व्यापक विस्तार पाया जाता है। बालू का पत्थर, सेल, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, सेल मिश्रित कई परतें यहाँ पे पाई जाती हैं। डोगरा स्लेट प्रायद्वीप भारत में बाहर से जो हिमालय में पाई जाने वाली विंध्यन सिस्टम की चट्टान है। इसका वितरण कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। सासाराम सैंडस्टोन, रोहतास लाइमस्टोन दक्षिण बिहार तथा भांडेर क्वार्टजाइट सैंडस्टोन चट्टान मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। विंध्यन चट्टान की अवस्थिति देखें तो ये शिमला स्लेट जो पाई जाती है हिमाचल हिमालय में, रीवा स्लेट पाई जाती है मध्य प्रदेश में, डोगरा स्लेट पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, और चैल श्रेणी पाई जाती है आपकी हिमाचल हिमालय में। ठीक है, चैल श्रेणी को पढ़ेंगे तो चैल श्रेणी आप लोगों की प्रायद्वीप भारत से बाहर हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली विंध्यन सिस्टम के शिमला वर्ग की चट्टानों में से प्रमुख है। और यह कुमाऊं हिमालय में नहीं बल्कि ये हिमाचल हिमालय के शिमला हिमालय में पाई जाती हैं। जो शिमला वर्ग है यहाँ की विंध्यन चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी श्रेणी पढ़ते हो आप लोग शिमला वर्ग में? चैल श्रेणी, शिमला स्लेट और जांसर स्लेट। ठीक है, विंध्यन सिस्टम निर्माण सामग्री इनका भंडार है। विंध्यन सिस्टम में लाल पत्थर और चूना पत्थर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। विंध्यन सिस्टम में लाल पत्थर है, क्वार्टजाइट है, सैंडस्टोन, चूना पत्थर पाए जाते हैं। और यहाँ पे भवन के निर्माण की सामग्री पाई जाती है। ठीक है, जबकि चूना पत्थर का जो सीमेंट है इनके उत्पादन में उपयोग किया जाता है। सीमेंट का सड़कों में, पुल बनाने में, भवन में, बांधों में, बिजली के खंभों आदि का निर्माण करने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रोहतास का पठार है, ये क्वार्टजाइट सैंडस्टोन वाला दक्षिणी एस्कार्पमेंट तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है ये। और रोहतास का पठार ये तो अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया, रोहतास पठार का दक्षिणी एस्कार्पमेंट सोन नदी के बाएं किनारे के सहारे स्थित है। विंध्यन सिस्टम, इसमें क्वार्टजाइट सैंडस्टोन की छत्रक सेल वाला जो रोहतास पठार है इसका दक्षिणी एस्कार्पमेंट खड़े ढाल वाला है, भ्रंशित है, सोन घाटी एवं सोन लिनामेंट के बाएं किनारे पर स्थित है। जो रोहतास पठार है इसका दक्षिण पश्चिमी तीव्र ढाल वाला एस्कार्पमेंट भ्रंशित सोन घाटी का ही परिणाम है। ठीक है, आगे बढ़िए। विंध्यन सिस्टम के जो उपलक्षक हैं इनमें देखें तो ये प्राचीन अवसादी सेल से बनी है जो कि निचले प्राचीनतम आर्कियन आधार रचना है। विंध्यन सिस्टम परतदार रचना है जिसका निर्माण बालू का पत्थर, चूना पत्थर, सेल चट्टानों से बना हुआ है। विंध्यन सिस्टम का एक जो बड़ा भाग है पश्चिम भाग में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के पूर्व में पश्चिम बिहार के सासाराम तक एक लगातार मेखला में ये नहीं पाया जाता है। कहीं कहीं पर विंध्यन सिस्टम की चट्टानें दक्कन ट्रैप से ढक गई हैं। जो विंध्यन रचना है इनकी मेखला पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से पूर्व में पश्चिम बिहार के सासाराम तक लगातार अविच्छिन्न मेखला में नहीं है, बल्कि ये मध्यवर्ती भागों में बुंदेलखंड, क्रेटन तथा इनकी क्रमबद्धता से ये भंग हो जाती है। आगे बढ़िए। द्रविडियन सेल सिस्टम, द्रविडियन को देखें तो ये जो द्रविडियन सेल सिस्टम है इनकी चट्टानों का निर्माण पैलियोजोइक युग में हुआ था, आज से लगभग 600 से लेकर के 300 मिलियन वर्ष पूर्व। द्रविडियन सेल सिस्टम में जीवाश्म मिलते हैं और इन सेलों का जो निर्माण हुआ है
कैम्ब्रियन काल से लेकर के कार्बोनिफेरस के बीच में हुआ है। ठीक है, और द्रविड़ियन सिस्टम जो है भारत के प्रायद्वीप प्रदेश में व्यापक विस्तार यहाँ पे नहीं पाया जाता है। द्रविड़ियन सिस्टम जीवाश्म युक्त सेल सिस्टम फोसिल्स फेरस रॉक सिस्टम है। द्रविड़ियन सिस्टम में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि ये जीवाश्म युक्त होते हैं, क्योंकि जीव तथा प्रजातियों का यहाँ पे उद्भव हुआ था। कैम्ब्रियन काल में उद्भव प्रारंभ हो गया था, और जो द्रविड़ियन सिस्टम है प्रायद्वीप भारत से लगभग अनुपस्थित है। केवल उमरिया के आसपास इसकी चट्टानें छुटपुट रूप से पाई जाती हैं, अन्यथा यहाँ पे जो द्रविड़ियन सिस्टम की चट्टान है प्रायद्वीप प्रदेश के बाहर ही पाई जाती हैं। आगे बढ़िए। मुथ क्वार्टजाइट द्रविड़ियन सेल सिस्टम जो है यहाँ की प्रमुख चट्टान है, अतः पश्चिम बिहार में स्थित रोहतास पठार में नहीं पाया जाता है ये, क्योंकि रोहतास पठार का जो क्वार्टजाइट सैंडस्टोन चूना पत्थर और सेल विंध्यन सेल सिस्टम की चट्टानें हैं, और जो मुथ क्वार्टजाइट है कश्मीर की लीडर घाटी में पाई जाती है। ओके, आगे बढ़िए। एक मिनट, ये ऊपर है आपका, यहाँ से शुरू है। ठीक है, इधर है। चलिए, तो यहाँ पे जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक, हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में अवस्थित है, जो द्रविड़ियन सिस्टम की चट्टानें हैं। द्रविड़ियन सिस्टम की प्रमुख चट्टानें, उनकी अवस्थिति, तो इनको आप लोग पढ़ें। तो यहाँ पे आपकी सायरेंगोथारियस चूना पत्थर, ये आपका कश्मीर हिमालय के लिडार घाटी में है। लेपाक श्रेणी, ये आप लोगों के हिमालय प्रदेश की स्पीति बेसन में है। तनवाल श्रेणी, जो फ्लैट क्वार्टजाइट सेल पाए जाते हैं यहाँ पे, ये कश्मीर हिमालय में है। फाइन स्टेला सेल, ये आपके लिडार घाटी में पाई जाती है। द्रविड़ियन सेल सिस्टम, ये फेंस्टेला जो सेल है जास्कर नदी घाटी में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये कहाँ पे पाई जाती है, कश्मीर हिमालय की लिडार घाटी में बहुतायत मात्रा से पाई जाती हैं। जो फेनेस्टेला सेल सिस्टम है यह मध्य कार्बोनिफेरस काल की प्रमुख सेल रचना है। आगे बढ़े तो आपका द्रविड़ियन सेल सिस्टम, प्राचीनतम क्रम में निम्नलिखित सेलकीय अनुक्रम, इनका निम्न क्रम है। कैम्ब्रियन सेल, आर्डोबिशियन सेल, सिलूरियन सेल, डेवोनियन सेल, कार्बोनिफेरस सेल। प्राचीनतम से नवीनतम में चले तो जो द्रविड़ियन सेल सिस्टम है, सेल के अनुक्रम, इनका सही प्रकार आप लोगों को दिया गया है, इनको अभी अपन लोग पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पे ये दिया गया सेल अनुक्रम द्रविड़ियन का, तो इनमें आप लोग पढ़ते हो किस किस को, यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे कैम्ब्रियन को, आर्डोबिशियन, सिलूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे सिलूरियन भौमिकीय काल तथा भारत के द्रविड़ियन सेल सिस्टम की सिलूरियन चट्टानों के अनुक्रमण का नामकरण यूनाइटेड किंगडम, यूके के वेल्स तथा इंग्लैंड की सीमा पर रहने वाले जो सिलूर जाति है, इनके नाम पर किया गया था। ठीक है, जो सिलूरियन निक्षेप है तथा चट्टानें हैं कश्मीर की लिडार घाटी, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, लाहौल एवं कुल्लू क्षेत्र में पाई जाती हैं। कुल्लू क्षेत्र में द्रविड़ियन सिस्टम की चूना पत्थर एवं सेल चट्टानों के जमाव पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, आगे यहाँ पे पढ़ेंगे डिवोनियन भौमिकीय काल। डिवोनियन भौमिकीय काल तथा भारत के द्रविड़ियन सेल सिस्टम को डिवोनियन सेल अनुक्रम या फिर इनके नामकरण जो हुआ था यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड एवं डेवोनशायर क्षेत्र के नाम पर किया गया है। और भारत में डेवोनियन चट्टानों का आज से लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व डेवोनियन काल में इनका निर्माण हुआ था। 900 मीटर से अधिक मोटी क्वार्टजाइट सेल है। डेवोनियन सेल अनुक्रम की प्रमुख सेलिकीय संघटक पाए जाते हैं यहाँ पे। आगे बढ़िए, भारत के द्रविड़ियन सेल सिस्टम, इनको पढ़ें। तो भारत के द्रविड़ियन सेल सिस्टम का जो निर्माण है कैम्ब्रियन सेल अनुक्रम प्राचीन थे, क्योंकि ये जो सेल है इनका निर्माण आज से लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि आर्डोबिशियन सेल, सिलूरियन, डिवोनियन, ये जो इनका जो निर्माण हुआ था 500 से लेकर के 440 मिलियन वर्ष पूर्व, 400 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में कैम्ब्रियन जो अनुक्रम है इन चट्टानों में उत्तर पश्चिम हिमालय प्रदेश में पाई जाती हैं, जहाँ पर स्लेट, मृतिका, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, इनकी मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं। आर्यन सेल सिस्टम, आर्यन सेल सिस्टम
ये जो आर्यन सेल सिस्टम है, आर्कियन सिस्टम, पुराना सिस्टम, द्रविडियन सिस्टम में भारत का नवीनतम है। ठीक है, यानी कि अभी आप लोगों ने जितने भी पढ़े उन सब में जो आपका नया है वो कौन सा है? आर्यन है। आर्यन सेल सिस्टम की जो चट्टान है, यहाँ पे पर्याप्त जीवाश्म पाए जाते हैं। और जो आर्यन सेल है, इन सिस्टम के अंतर्गत ऊपरी कार्बोनिफेरस काल में होलोसिन काल तक की जो सेल है, इन रचना की जाती है या फिर इनकी रचना को सम्मिलित किया जाता है। आर्यन सिस्टम की चट्टानें तथा निक्षेप प्रायद्वीप भारत से लेकर के हिमालय प्रदेश तक पाए जाते हैं। और आर्यन सेल सिस्टम के अंतर्गत भारत के कोयले का विशाल भंडार संरक्षित है। भारत के नवीनतम आर्यन सेल तंत्र में ऊपरी कार्बोनिफेरस काल में होलोसिन, अभिनव समय तथा चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। आर्यन सेल सिस्टम के सेल के संघटक में डेक्कन ट्रैप के बेसाल्ट लावा से लेकर के जो अद्यतन जलोढ़ जमाव है ये तक पाए जाते हैं। डेक्कन ट्रैप को देखें तो जो भारत का डेक्कन ट्रैप है, जो आर्यन सेल सिस्टम के क्रिटेशियस सिस्टम से संबंधित है। इसका निर्माण कब हुआ था? क्रिटेशियस काल में हुआ था। पश्चिमी भारत के कई भागों में दरारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और इससे जो निकला फ्लड बेसाल्ट था, इसकी अपार राशि के प्रायद्वीप भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अधिक जमाव हुआ, जिसके कारण डेक्कन ट्रैप बना। और इसका जो निर्माण हुआ था 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में हुआ था। ठीक है, फ्लड बेसाल्ट यहाँ की 2000 मीटर मोटी यानी कि थिक परत है इनका डेक्कन ट्रैप का आवरण प्रायद्वीप भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हुआ था। और क्रिटेशियस काल में पश्चिमी भारत के कुछ भागों में जबरदस्त दरारी और ज्वालामुखी उद्भेदन से फ्लड बेसाल्ट की भारी राशि का धरातलीय सतह पर प्रभाव हुआ। आज से लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में पश्चिमी भारत के कतिपय भागों में दरारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जिसके कारण आप लोगों का ये जो डेक्कन ट्रैप है वो बना। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप लोगों को यही दिया गया है। आगे बढ़िए, तो जो डेक्कन ट्रैप है इनके प्रमुख उपलक्षक या इनके फीचर्स क्या हैं, इनको अपन लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ के जो डेक्कन ट्रैप है, क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था और 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुआ है। और यहाँ पे जो बेसाल्ट की मोटी परतें पाई जाती हैं। आगे बढ़िए, डेक्कन ट्रैप ने पूर्व निर्मित भूमि की निचली रचनाओं को अपने नीचे ढक दिया है। और जो प्रायद्वीप भारत है, इसके डेक्कन ट्रैप का निर्माण फ्लड बेसाल्ट की 2000 मीटर से अधिक मोटी परतों से हुआ है। मेसोजोइक एरा और क्रिटेशियस काल में हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को डेक्कन ट्रैप दिखाया गया। तो यहाँ पे देखिए आपका जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये आपका पूरा जो गुजरात महाराष्ट्र ये वाला रीजन है, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सब कैसा है? डेक्कन ट्रैप का हिस्सा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। पश्चिम भारत के कुछ भागों में घटित जबरदस्त दरारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ, फ्लड निकला और अपार राशि से डेक्कन ट्रैप की मोटी बेसाल्टिक परत का निर्माण हुआ। यहाँ पे आप लोग बेसाल्ट को याद रखना कि कैसा है, यहाँ पे बेसाल्टिक परत है। भौमिकीय रचनाएं और यहाँ पे उच्चावच डेक्कन ट्रैप की बेसाल्ट परतों के नीचे दब गए। आगे बढ़िए, तो गोंडवाना सेल सिस्टम। गोंडवाना सेल सिस्टम अवसादी सेल तथा कोयले की परतें वाला जो भाग है, गोंडवाना सेल सिस्टम आर्यन वर्ग के सभी सेल सिस्टम में प्राचीनतम सेल सिस्टम है। निचले गोंडवाना सेल सिस्टम का निर्माण आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? कार्बोनिफेरस से पर्मियन कालों के बीच में हुआ था। भारत के गोंडवाना सेल सिस्टम के प्रमुख उपलक्षक यहाँ पे दिए गए हैं। तो भारत के जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है, आर्यन ग्रुप के सभी सेल सिस्टम प्राचीनतम सेल सिस्टम है। गोंडवाना सेल सिस्टम का नामकरण प्राचीन गोल्ड राज्य में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इनकी गोंड जनजाति के आधार पर किया गया है। गोंडवाना सेल सिस्टम परतदार अवसादी चट्टानों से बना हुआ है और यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। और जो गोंडवाना सिस्टम की चट्टानों का निर्माण है, आज से लगभग 250 से लेकर के 225 मिलियन वर्ष पूर्व ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कालों में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। तो भारत में जो गोंडवाना सेल सिस्टम है, आर्यन वर्ग, इनके सभी सेल तंत्रों में सबसे पुराना सेल तंत्र है। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण आज से लगभग
250 से लेकर के 225 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस से परमियन टाइम में हुआ था। ठीक है, अवसादी सेल हैं, कई प्रकार के यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। भारत की जो कश्मीर है इसकी लिडार घाटी और हिमाचल प्रदेश की स्पीति नदी घाटी गोंडवाना सिस्टम की परतदार अवसादी सेल और यहाँ पे जीवाश्म युक्त चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, यानी कि इन घाटियों में विंध्यन सेल सिस्टम की स्लेट सेल क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए तो आगे आपकी कोल सीम आएगी। कोल सीम में क्या है? कोल सीम का तात्पर्य कोयला की परतों से होता है। ठीक है, कोयला की परतों का जो निर्माण हुआ है हड़प्पा सिस्टम की चट्टानों के निर्माण के समय में हुआ है। 600 मिलियन वर्ष पूर्व नहीं हुआ, बल्कि गोंडवाना सिस्टम की सेलों के साथ आज से लगभग 250 से लेकर के 225 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस परमियन कालों में हुआ है। आगे बढ़िए, ओ फिस्टमेंटल तथा ओ डब्ल्यू रैंडबर्ग, इन्होंने भारत की गोंडवाना सेल सिस्टम को सेल की विशेषताओं इनके आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? गोंडवाना सेल सिस्टम, निचला गोंडवाना सेल सिस्टम परमियन काल में बना था, मध्य गोंडवाना सेल सिस्टम त्रियासिक काल में बना था और ऊपरी गोंडवाना सेल सिस्टम जुरैसिक काल में बना था। ठीक है, तीनों के टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा। भारत के 2 प्रमुख भौमिकीविद थे जिनका नाम था एम.एस. कृष्णन और आर.सी. मेहरोत्रा। इन्होंने मिलकर गोंडवाना सेल सिस्टम को पुरावानास्पतिक आधार दिया और इनके आधार पर 2 भागों में विभाजित किया। कैसे कैसे किया ऊपर जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो गोंडवाना सेल सिस्टम है इसको बांटा, निचला गोंडवाना सेल सिस्टम ग्लोसोप्टेरस वनस्पति के जीवाश्म वाला, और दूसरा था यहाँ पे ऊपरी गोंडवाना सेल सिस्टम जो कि टाइलोफाइलस वनस्पति वाला, यानी कि यहाँ पे टाइलोफाइलस वनस्पति के जीवाश्म पाए जाते हैं और यहाँ पे ग्लोसोप्टेरस के पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे महादेव श्रेणी आई। महादेव श्रेणी जिसे पंचमणि श्रेणी भी कहा जाता है। ऊपरी गोंडवाना सिस्टम की सबसे निचली सेल है रचना जो है ऊपरी गोंडवाना सिस्टम की सबसे निचली सेल रचना है ये, और इसका जो निर्माण हुआ जुरैसिक काल में हुआ था। तालची श्रेणी जिसका नामकरण भारत के राज्य उड़ीसा के ढेनकेनाल जिले में तालची नाम पर किया गया है, और कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के समय हिमानी गोलाश्म पाए जाते हैं यहाँ पे। दूसरा है दामोदर श्रेणी। दामोदर श्रेणी है ये कोयला की अपार राशि भंडारित है और इसका वितरण पश्चिम बंगाल तथा झारखंड राज्यों में पाया जाता है। पंचेत श्रेणी में ग्रीन स्टोन तथा सेल की प्रमुख चट्टान है, परंतु कोयले का यहाँ पे अभाव पाया जाता है। आगे बढ़िए, गोंडवाना सेल सिस्टम की जो परमियन काल में निर्मित दामोदर श्रेणी है इसमें कोयले की मोटी परतों का भंडार गृह है। दामोदर श्रेणी के कोयले का भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल रानीगंज कोयला खदान और झारखंड में झरिया कोयला खदान है, इसमें व्यापक भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो दामोदर श्रेणी को आप लोग याद रखिएगा, किसके लिए है? कोयले के लिए जानी जाती है। दामोदर श्रेणी में झारखंड राज्य का विशालतम भंडार है तथा यहीं से कोयले की सर्वाधिक आपूर्ति होती है। दामोदर श्रेणी के बराकर तथा रानीगंज में कोयले का विशाल भंडार संरचित है। आगे बढ़िए, भारत राज्य है और उड़ीसा के ढेनकेनाल जिले में जो कि तालचेर में स्थित गोंडवाना सेल सिस्टम है। तालचेर श्रेणी में बड़ी संख्या में हिमानी गोलाश्म पाए जाते हैं और हिमानी बोल्डर जो गोलाश्म है कार्बोनिफेरस में गोंडवाना लैंड के व्यापक स्तर पर हिमानीकरण के संकेतक। उल्लेखनीय है कि कार्बोनिफेरस काल में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका आपस में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हिमानीकरण के टाइम की बात कर रहे हैं कार्बोनिफेरस युग में। आगे बढ़िए, गोंडवाना सेल सिस्टम, तो ये इसमें जो तालचेर श्रेणी है ये बड़ी संख्या में हिमानी गोलाश्म पाए जाते हैं। कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना लैंड का व्यापक हिमानीकरण हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो गोंडवाना लैंड था इसका हिमानीकरण कब हुआ था, तो वो टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा कार्बोनिफेरस में हुआ था। आगे बढ़िए, जो कि सेल संयंत्रों में जो हिमानी गोलाश्म है इनका पाया जाना विगत शीत तथा हिमानी जलवायु का संकेतक होता है। अतः गोंडवाना सेल सिस्टम की उड़ीसा की तालचेर श्रेणी, यहाँ पे हिमानी गोलाश्म से स्पष्ट संकेत मिलता है कि जो उड़ीसा है उसके सहित भारत का जो वर्तमान समय है उसमें गर्म उपोष्ण मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कार्बोनिफेरस काल में ही गोंडवाना लैंड के साथ व्यापक हिमानीकरण हुआ था, क्योंकि कार्बोनिफेरस जो टाइम था उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और जो गोंडवाना लैंड है ये सब आपस में जुड़ा हुआ था। इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये जो टाइम था वो कैसा रहा था, महान हिमानीकरण रहा था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए। गोंडवाना सेल सिस्टम की श्रेणी है और उनके उपलक्षक दिए गए हैं। तालचेर श्रेणी, तालचेर श्रेणी आपकी हिमानी गुलास में पाए जाते हैं। दामोदर श्रेणी जो है वो कोयले की मोटी परतों के लिए जाना जाता है, और जो पंचमढ़ी श्रेणी है ये सैंडस्टोन के लिए जाना जाता है, ठीक है। और जबलपुर श्रेणी ये चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। और जबलपुर श्रेणी आप लोगों की चूना पत्थर, सेल, बालू का पत्थर और कॉन्ग्लोमरेट ये चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। जो भारतीय राज्य है उड़ीसा, उसका धनकनाल जिले है, इसके निचले भागों में गोंडवाना सेल सिस्टम, तालचेर श्रेणी, ग्रीनस्टोन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, भारत सहित जो समस्त गोंडवाना लैंड के कार्बोनिफेरस काल हुआ था, इसमें व्यापक हिमानीकरण के जो परिणाम स्वरूप यहाँ पर हिमानी गुलास्म पाए जाते हैं। भारत के गोंडवाना सिस्टम की चट्टानें भारत के लिए आर्थिक महत्व है। गोंडवाना सेल सिस्टम में कोयले की विशाल राशियां भंडारित हैं, और जो गोंडवाना सिस्टम है यहाँ की चट्टानें भारत के लिए अति आर्थिक महत्व है, क्योंकि जो समस्त कोयला भंडार है 95% जो है गोंडवाना सिस्टम की रचनाओं में है। और जो भारत की कोयला बिजली है इसका जो जनन होता है वो भी प्रमुख स्रोत कौन सा है, आप लोगों का जो गोंडवाना सिस्टम है वो यहाँ का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। टर्सरी सिस्टम है, इनको पढ़ेंगे टर्सरी सेल सिस्टम को। तो ये जो हुआ था भारत में जुरासिक सिस्टम की चट्टानों के, भारत के हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, दक्षिण में लद्दाख घाटी और भूटान में विस्तृत है। इन चट्टानों का निर्माण हुआ था 600 से लेकर के 900 मीटर चौड़ाई में ये पाए जाते हैं, और चूनेदार चट्टानों की यहाँ पर प्रधानता होती है। जुरासिक सिस्टम में लाल पत्थर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। तो सिनोजोइक युग, और जो सिनोजोइक युग है इसका टर्सरी काल को स्तनधारी जंतुओं का काल कहा जाता है। टर्सरी काल के अवसादी निक्षेपों में स्तनधारी जीवों के जीवावशेष पाए जाते हैं, ठीक है। जो सिनोजोइक एरा है इसका टर्सरी काल, जिसके अंतर्गत इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन 4 कल्पों को सम्मिलित किया गया है। आज से लगभग 65 से लेकर के 70 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, और 1 मिलियन वर्ष पूर्व ये समाप्त हुआ था। सिनोजोइक एरा है इसको जाना जाता है स्तनधारी जीवों के लिए, और इनका स्वर्ण युग इसको कहा जाता है, ठीक है। जो टर्सरी सिस्टम है इसकी चट्टानों का निर्माण हुआ था इयोसीन कल्प में, और जो प्लायोसीन कल्प था इसका आज से लगभग 65 से लेकर के 70 और इससे लेकर के 1 मिलियन वर्ष पूर्व ये संपन्न हुआ था, ठीक है। शिवालिक सिस्टम में इनकी चट्टानों का जो निर्माण हुआ था मध्य मायोसीन कल्प में हुआ था। और टर्सरी सेल सिस्टम, इनके काल को कहा जाता है स्तनधारी जीवों का काल कहा जाता है, और स्तनधारी जीवों का स्वर्ण युग भी इसको कहा जाता है। एज ऑफ मेमल्स पूछा जाता है आप लोगों से काफी ज्यादा, तो टर्सरी को आप लोग याद रखेंगे। भारत का जो भौमिकी इतिहास रहा है इसमें टर्सरी काल का अत्यधिक महत्व है। क्यों है, क्योंकि इसी काल में गोंडवाना लैंड का अंतिम रूप से विखंडन हुआ था और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों से कभी पूछा जाता है कि गोंडवाना लैंड का जो अंतिम विखंडन हुआ था वो टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है, तो वो आपका टर्सरी काल था, और हिमालय पर्वत का निर्माण शुरू हो गया था। शिवालिक सिस्टम की सेलों का निर्माण आज से लगभग 65 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व इयोसीन कल्प में हुआ था, ठीक है। इयोसीन कल्प में नहीं, बल्कि आज से 25 से लेकर के 1 मिलियन वर्ष पूर्व मध्य मायोसीन प्लायोसीन कल्प में हुआ था। आगे बढ़िए। तो बालू का पत्थर के साथ में चमकदार लाल सेल पाई जाती हैं, टर्सरी सेल सिस्टम के निचले शिवालिक सिस्टम में पाई जाती हैं, और इसका निर्माण जो हुआ था मध्य मायोसीन काल में हुआ था। भारत के शिवालिक सिस्टम की चट्टानों के निम्नलिखित यहाँ पे उपलक्षक दिए गए हैं, तो इनकी विशेषताएं जान लेते हैं क्या क्या है। भारत में टर्सरी सेल सिस्टम है, इनमें शिवालिक भारतीय राज्य गुजरात के कक्ष सौराष्ट्र प्रदेश में पाई जाती हैं। शिवालिक सिस्टम आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे खनिज तेल, लिग्नाइट, बॉक्साइट ये सब पाए जाते हैं। आगे बढ़िए। तो आगे जो शिवालिक रचना है 3 भागों में इनको विभाजित किया जाता है। निचला शिवालिक सिस्टम, मध्य शिवालिक सिस्टम और ऊपरी शिवालिक सिस्टम। चमकदार लाल सेल यहाँ पे है जो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य मायोसीन कल्प, ये चमकदार लाल सेल भारत के टर्सरी सेल सिस्टम ऊपरी शिवालिक सिस्टम में नहीं पाए जाते, वरन ये निचले शिवालिक सिस्टम में पाए जाते हैं। यानी कि जो आपकी चमकदार लाल सेल है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, निचले शिवालिक सिस्टम में पाए जाते हैं। शिवालिक सिस्टम आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चमकदार सेल यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, खनिज तेल, लिग्नाइट, बॉक्साइट के भंडार देखने को मिलते हैं। ऊपरी इयोसीन तथा निचले ओलिगोसीन को बरेल सेल श्रृंखला या फिर बरेल वर्ग के
बालू का प्रस्तर, सेल के संयुक्त स्तर, इनमें आसाम का खनिज तेल, प्राकृतिक गैस का भंडार पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कभी कभार कि जो आसाम का खनिज तेल भंडार है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ऊपरी इयोसिन जो बरेल सेल सिस्टम है या फिर बरेल सेल श्रृंखला है, यहाँ पे पाया जाता है। और यहीं पर ये क्या है, लखीमपुर खीरी एवं डिगबोई की तेल क्षेत्र है। भारत के टर्सरी सेल सिस्टम की निम्नलिखित सेल श्रेणियां यहाँ पर दी गई हैं। कौन कौन सी सेल श्रेणियों को आप लोग पढ़ते हो? तिपम श्रेणी, डुपी टिटला श्रेणी, मुरी श्रेणी और बरेल श्रेणी। ठीक है, आगे बढ़िए। तो जो भारत के टर्सरी सेल सिस्टम है इसमें मुरी श्रेणी है, झेलम रचनाक्रम है और जम्मू पहाड़ी तक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एवं कश्मीर में एक मेखला में विकसित हुई है। ऊपरी मुरी रचना में सैंडस्टोन और मडस्टोन प्रधानता है, जबकि जो निचली मुरी रचना है वहां पे कॉग्लोमरेट, क्रॉस बैंडेड सैंडस्टोन तथा स्थूल बालू का पत्थर पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया क्वार्टरनरी सेल सिस्टम। भारत का जो क्वार्टरनरी सेल सिस्टम है ये यहाँ पे इसका बताया गया है कि जो भारत के क्वार्टरनरी सेल सिस्टम है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक आप लोगों का प्लीस्टोसीन सिस्टम और दूसरा आप लोगों का होलोसीन या फिर अभिनव सिस्टम, रिसेंट सिस्टम, जिसको आप लोग अभी पढ़ते हो। ठीक है, आगे बढ़िए। तो जो प्लीस्टोसीन काल है इसमें समय शीत जलवायु हुई और भारत के हिमालय प्रदेश सहित सभी जो उत्तर अमेरिका, यूरोप व्यापक हिमानीकरण हुआ। कश्मीर की सपाट सतह वाली वेदिकाएं बनी। पीर पंजाल के पासव भागों की मृत्तिकाएं से युक्त रचना हुई और ये करेबास इनको कहा जाता है। ठीक है, ये वेदिकाओं को क्या कहा जाता है? करेबास इनको कहा जाता है। भारत के क्वार्टरनरी सेल सिस्टम का निर्माण आज से लगभग 1 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और जो भारत का क्वार्टरनरी सेल सिस्टम है इसका निर्माण की प्रक्रिया 1 मिलियन वर्ष पूर्व और आज भी ये प्रक्रिया चल रही है। क्वार्टरनरी सिस्टम में चट्टानों का जमाव प्रायद्वीप भारत के बाहर हिमालय प्रदेश में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाते हैं। जलोढ़, जिसे खादर और बांगर के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ के मेन जमाव है, यानी कि प्रमुख जमाव है। हिमानी मृत्तिका, रेत, सिल्ट, कॉन्ग्लोमरेट के मोटे निक्षेप, करेबास रचना भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में इनको करेबास या फिर सपाट सतह वाली वेदिकाएं, टीले यानी कि जो टेरेस होता है, माउंड उठे हुए भाग होते हैं, ऊंचे टेबललैंड, इनसे इनको पुकारा जाता है या फिर बोला जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के जो भौमिकीविद थे जिनका नाम था रॉबर्ट अल्फ्रेड और सी गॉडविन ऑस्टिन, इन्होंने भारत की कश्मीर घाटी में हिमानी मृत्तिका, रेत, सिल्ट, कॉन्ग्लोमरेट, इनकी कॉन्ग्लोमरेट वाली जो रचना थी इसके लिए सबसे पहले करेबास नामावली का उपयोग किया था 1859 में। वास्तव में जो कश्मीर घाटी है ऊंचे टेबललैंड, टीले, सपाट सतह वाली वेदिकाएं हैं, इनमें टेरेस पाए जाने वाली हिमानी जो मृत्तिकाएं जिसमें रेत, सिल्ट, कॉन्ग्लोमरेट वाली जो स्थानीय भाषा होते हैं कश्मीर की, उसके लिए जो शब्द यूज किया था वो कौन सा किया था? करेबास यूज किया था। आगे बढ़िए। भारत की जो कश्मीर घाटी है यहाँ पे सपाट सतह वाली वेदिकाएं, ऊंचे टेबललैंड, टीले, यहाँ पे इनके लिए क्या यूज किया था? करेबास किया था। करेबास की रचना में यहाँ पे केसर की खेती की जाती है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि केसर की खेती कहाँ पे की जाती है, तो आप लोग जम्मू कश्मीर को बोलते हो। और कश्मीर की जो पेम्पेरो घाटी या फिर पेम्पेरो प्रदेश है उच्च गुणवत्ता वाले केसर के उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है और यहाँ पर केसर की खेती हेमंत ऋतु में की जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत के केंद्र शासित क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और घाटी है, यहाँ पे कम से कम 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित पेम्पेरो नगर है, इसको भारत का केसर नगर कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? पेम्पोर नगर है, इसको क्या कहा जाता है? भारत का केसर नगर कहा जाता है, क्योंकि क्या है, ये नगर जो है उच्च गुणवत्ता वाला केसर के लिए विख्यात है, विश्व विख्यात है ये। और पेम्पेरो प्रदेश में सपाट सतह वाली वेदिकाएं, ऊंचे टेबललैंड है, टीले हैं, रेत, सिल्ट, कॉन्ग्लोमरेट वाली करेबास रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। केसर का यहाँ पे जो केसर है इसका औसत वार्षिक उत्पादन होता है 2128 किलोग्राम। सिंधु गंगा मैदान के क्वार्टरनरी सिस्टम की जो निम्नलिखित विशेषता है उनको पढ़ें। तो जलोढ़ जमाव यहाँ पे निर्मित है। सिंधु गंगा मैदान की पाकिस्तान के पंजाब से भारत के आसाम तक कुल लंबाई 3000 किलोमीटर से अधिक है। और जो सिंधु गंगा मैदान है इसके जलोढ़ का निर्माण हिमालय की पदस्थली, प्रायद्वीप भारत के अग्रदेश और इनके मध्य निर्मित गर्त नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। गंगा और जलोढ़ मैदान के दक्षिणी भागों में जलोढ़ की मोटाई जो है 1300 से लेकर के 1400 मीटर पाई जाती है और जो गंगा मैदान के जलोढ़ निक्षेप हैं इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। बांगर जो कि पुराने जलोढ़ का बना होता है, खादर जो कि नए जलोढ़ का बना होता है। ठीक।
ठीक है, आगे बढ़िए। पाकिस्तान में सिंधु नदी के मुहाने से लेकर के भारत जो पूरब में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के मुहाने तक सिंधु गंगा मैदान की कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है। सिंधु गंगा जलोढ़ मैदान का 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार पाया जाता है और जो जलोढ़ गंगा मैदान है औसत ऊंचाई सागर तल से 200 मीटर है। आर्थिक दृष्टि से जो गंगा मैदान है अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो उर्वर मिट्टियां हैं वहां पे धान एवं गेहूं की जो खेती होती है व्यापक स्तर पर की जाती है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन, और ये चैप्टर कैसा लगा, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।